कल तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी के मजलिस आमला का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में केसीआर ने साफ किया कि वो सेहतमंद है। फिलवक्त 10 साल तक इनमें चीफ मिनिस्टर के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने की ताकत मौजूद है। वादा है कि इस इजलास से कबल लगातार तेलंगाना में क़यादत की मुंतकली पर क़यास आराइयां की जा रही थी। केसीआर ने पार्टी लीडरों से ऐसा बयान देने को मना किया है जिसमें इक़्तिदार की मुंतकली की बात हो। तो मौजूदा सियासत में जो तेलंगाना की सियासत है उसमें एक बड़ा बयान ये माना जा रहा है। केसीआर ने कल जो तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी के मजलिस आमला का इजलास मुनक्किद हुआ तो उसमें उन्होंने ये बयान दिया कि 10 साल तक वो अभी अहल हैं, उनके पास इतनी ताकत है कि वो 10 साल तक तेलंगाना की खिदमत कर सकते हैं। लगातार ये क़यास आराइयां की जा रही थी कि केटीआर को वज़ीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन जो कल पार्टी के मजलिस आमला का इजलास मुनक्किद हुआ उसमें इस तरह का कुछ नज़र नहीं आया। ये भी कहा जा रहा है कि इनके भतीजे बगावत कर सकते हैं, जिसको लेकर इस तरह का बड़ा बयान दिया गया है कि केटीआर को यह अहम जिम्मेदारी अभी नहीं दी जाएगी, इक़्तिदार की मुंतकली नहीं होगी। केसीआर लगातार वज़ीर आला के ओहदे पर केसीआर अपनी खिदमत अंजाम देते रहेंगे वज़ीर आला के तौर पर। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान इनामुर रहमान गयूर साहब जुड़ रहे हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। एनवी सुभाष बीजेपी लीडर वो अभी हमारे साथ जुड़ने वाले। भानु प्रसाद टीआरएस वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनामुर रहमान गयूर साहब आपका इस्तकबाल करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का एक माहौल बना है तेलंगाना में खासकर बीजेपी की एंट्री के बाद, तो कल का जो केसीआर का बयान है उसको किस तरह से देखा जा रहा है? जी आज़म आज़मी साहब, अच्छी बात होती कि आप पहले दीगर हजरात से कुछ सवालात करते, उनके ख्यालात जानकर मैं एक आजाद नहीं इसीलिए मैं बिल्कुल एक सहाफी से मैं आजाद सियासत की बात पर भी आएंगे। पहले एक सहाफी से इसका रिएक्शन ले लें कि लोगों का क्या सोचना है। जिस तरह से कल बयान आया, लगातार ये बात आ रही थी कि केटीआर को वज़ीर आला बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया। जी देखिए, ये केटीआर को वजीर आला बनाए जाने वाली पतंग जो है बिल्कुल बिला वजह के ख्वामखा के ही उड़ाई गई है और इसको हवा दी जाती रही पिछले 2-3 महीनों से तो कुछ ज्यादा ही, और अब बात बहुत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई कि इस हद तक बढ़ गई कि केसीआर को बड़े वाज़े तौर पर कहना पड़ा कि ऐसा कोई ख्याल उनके दिल में जो है नहीं है और वो किसी तरह से भी वो ऐसा करने को इस वजह से भी नामुनासिब समझते हैं क्योंकि उन्हें पता है एक बेहतरीन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो। उन्होंने अपने बलबूते पर अपनी सियासी हैसियत को न सिर्फ मनवाया है बल्कि एक पूरा स्टेट जो है साख्त किया है उन्होंने, एक स्टेट को जो है हासिल किया है उन्होंने। तो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में अगर केटीआर को बनाना होगा तो वो अपने कार्ड्स ही विल प्ले क्लोज टू हिज चेस्ट, किसी को बताए बगैर, किसी को करे बगैर, सही टाइम के ऊपर वैसा कोई अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन ये बाद लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं। हमेशा हर दरबार में यह किस्सा रहा है कि जो है कुछ दरबारी लोग जो है कोई जूनियर, कोई एक्सपेक्टेड पॉसिबल आदमी के बादशाह बनने या सीएम बनने को लेकर कुछ पतंगे उड़ाने लगते हैं। वैसी कुछ चीज हुई होगी तो होगी, लेकिन केसीआर साहब ने जब 10 साल वाली बात कही तो सोचने की जरूरत है कि वो अपने जहन में बहुत क्लियर हैं कि उनको न सिर्फ ये कि जो है इख्तिदार में रहना ही मकसद नहीं है, पार्टी के जरिए इख्तिदार में जो है रहना है उनको, और पार्टी के लिए क्या चीज बेहतर है वो आज पूरे आंध्र प्रदेश में मुश्किल ही से कोई ऐसा होगा शख्स जो उनकी पॉलिटिकल सेगैसिटी, उनकी पॉलिटिकल विजडम, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजाइजिंग को मैच कर सकता हो। तो ये बिल्कुल नावाजिबी तौर पर समझा गया कि वो ऐसा कर देंगे, और ऐसा अगर करने की सूरत में इस वजह से करेंगे क्योंकि मुमकिन है कि जो है उनके भांजे हरीश राव साहब जो है वो हो जाएंगे। नहीं, पार्टी इज वेरी मच अंडर द कंट्रोल ऑफ केसीआर, और केसीआर साहब जो है उनको बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि किसको किस मौके पर कैसा इस्तेमाल करना है। और बिल्कुल एनवी सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनवी सुभाष, आपका भी इस्तेमाल करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, कल केसीआर का जो ये ऐलान हुआ, बड़ा ऐलान उन्होंने किया, लोगों को ये उम्मीद थी कि कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कहीं ना कहीं इनको डर है, बीजेपी जिस तरह से अपने पैर पसार रही है तेलंगाना में, कहीं ना कहीं डर है केसीआर को?
आप 100% ठीक बोल रहे साहब। ऐसा है, अभी पिछले 7 साल से जब से ये जो टीआरएस पार्टी सत्ता में आए अब तेलंगाना में, और केसीआर सीएम होने के बाद वो बोलते एक है और करते एक है। अभी तेलंगाना के आम जनता को साफ साफ पता है कि केसीआर के बाद कौन सीएम बनेगा, वो तो केटीआर है। इसमें बड़ा कुछ फायदा की बात भी नहीं है। जैसा अभी केटीआर अगर सीएम बने तो तेलंगाना आम जनता को क्या फायदा है, जरा बताइए आप। और इसमें मैं 2 चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें, कि तेलंगाना टीआरएस पार्टी, ये जो टीआरएस पार्टी जब ये सत्ता में आने के बाद ऐसा कुछ मांग या डिमांड या इंटरनल सैबोटाज भी कुछ भी नहीं है। जैसा टीडीपी एनटी रामाराव को चीफ मिनिस्टर कुर्सी से निकाल के चंद्रबाबू नायडू, ऐसा कुछ डिमांड है ही नहीं। और ऐसा ये जो एमपीज एमएलएस और खासकर द मंत्रीज बोलते द मिनिस्टर्स भी लगातार पिछले 2 महीने से ये बोल रहा है कि सीएम के बाद केसीआर के बाद अभी केटीआर का तो मुख्यमंत्री होने का कुछ फैसला हो गया। तो इसमें आम जनता का ये जो स्कीम्स जो है, वो स्कीम्स या कुछ तो भी ये जो काम करना है अभी तेलंगाना में, ये टीआरएस पार्टी और स्पेशली द केसीआर बोलते ऑलमोस्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो इसमें डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कुछ नया चीज लेके आए। अब अपने को मालूम है हर एक 2-3 महीने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा अपना अखबारों में तो टीवी में लेके आके माइंड डाइवर्शन ये जो कर रहा है। उनको साफ डर है कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अगले चुनाव में, जहां भी चुनाव लगाओ, कभी भी चुनाव लगाओ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने का कुछ उम्मीद है। वो तो आजकल जो देख रहे हैं, जितना हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पंडित संजय होने के बाद तेलंगाना में कहाँ पर भी जाए तो अभी कितना नफरत कर रहे हैं अभी टीआरएस के पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी को साफ ये रोड बोल तो आगे चुनाव में 100% भारतीय जनता पार्टी का आने का उम्मीद है। और एक मैं जोड़ना चाहता हूं कि केटीआर बहुत एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर है, वो तो अच्छा काम करता है। बोल तो इसका मतलब क्या है, तो केसीआर इनएफिशिएंट चीफ मिनिस्टर है, बोल तो उनसे कुछ भी उम्मीद नहीं रख सकते। ऐसा बोलने के बाद, ये जो कंफ्यूजन करने के बाद, अब केसीआर कल स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले में 10 साल मैं ये तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे भाई, आपको कौन अभी 10 साल का चार्ज दे रहे हैं? आप तो अभी चुनाव लगाओ, अब भारतीय जनता पार्टी का दम दिखाएंगे। अभी 10 साल का ये जो ख्वाब है ना, मैं बोल तो आगे भी मैं हूँ, वो क्या है, वो प्रगति भवन में सोने के और ये जो खाने के बाद वो ख्वाब देख रहे हैं। क्यों बोल तो इधर प्रगति भवन में रहता है, नहीं तो उसका फार्म हाउस में रहता है। बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगा। गयूर साहब, आपसे एक सवाल है कि अभी बल्दिया के इलेक्शन हुए, म्यूनिसिपल के जो इलेक्शन हुए, जिस तरह से बीजेपी ने उसमें कब्जा जमाया है, सीटें लेके आई है, क्या कहीं ना कहीं टीआरएस खौफजदा नजर आ रही है? स्टेट इलेक्शन अगर होंगे, यहाँ पे असेंबली इलेक्शन होंगे, तो अभी से इख्तिदार की मुंतकली इसलिए नहीं करना चाह रहे कि कहीं ऐसा ना हो बेटे से संभल ना पाए। हर पार्टी अपने अपने तौर पर फिक्रमंद जरूर रहती है आने वाले दूसरे इंतखाबात के ताल्लुक से। उस फिक्र को खौफ का अगर नाम देते हैं तो वो खौफ जो है केसीआर जैसे मंजे हुए सियासी खिलाड़ी के ताल्लुक से नहीं होना चाहिए, दूसरे लोगों के खिलाफ से होना चाहिए कि वो लोग खौफजदा हैं इसलिए नई किस्म की जो है बातें कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ने अपने पांव जमाए हैं यहां पर। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बीजेपी की बहुत सारी पॉलिसीज उस वक्त कुछ रिलेवेंट हो गई थी होंगी, या कुछ उनका गेम प्लान कुछ अच्छा कामयाब हो गया होगा। उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है क्या कहते हैं, हिंदुत्व के जहर को अवाम में फैलाया, अवाम में यह खौफ पैदा किया कि जो है ये पार्टी जो है अपने इख्तिदार में आना चाहिए, तभी जो है किसी तरह से वो सुरक्षित रहेंगे। ऐसी सब बातें बड़ी अच्छी तरह से अवाम को समझ में आ
आ रही हैं कि हर पार्टी अपने अपने तौर पर कुछ न कुछ नाकामियों का शिकार रहती है जरूर, लेकिन आज की तारीख में अगर बीजेपी वाले ऐसा समझते हैं कि उन लोगों की कोई कामयाबियां अवाम को पसंद आ रही होंगी, तो ये बात को वो बिल्कुल भूल जाएं। जो अवाम उनको वोट दे रहे हैं वो खालिसतन कम्युनल कैस्टियस कम्युनल लाइंस के ऊपर वोट दे रहे हैं और उसकी वजह से वो लोग जीत रहे हैं, वरना ऐसी कोई पॉलिसी उनकी नहीं है जिसके ताल्लुक से अवाम में जाकर इंडिपेंडेंटली अगर पूछा जाए कि भाई कि आपको बीजेपी की क्या बात पसंद आती है, तो बीजेपी के पास बताने के लिए कोई बात है ही नहीं। जिस तरह से उन्होंने पहले शाहीन बाग और इस तरह ये फार्मर्स के मसले को हैंडल करते हुए आ रहे हैं, दुनिया भर में बदनामी हो रही है। तो क्या हमारे राष्ट्र के किसान जो हैं उनको पता नहीं है? हमारे तेलंगाना के रूरल अवाम जो है उनको पता नहीं है कि क्या क्या हो रहा है? जनता बहुत समझदार है साहब, वो जनता उस बात को समझ जाएगी। केटीआर साहब को लाना केसीआर का हल नहीं हो सकता। केसीआर का अपना सुभाष, काम यह है आप पर यह इल्जाम लग रहा है कि KTR बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके सियासत करना चाहती है और हैदराबाद में भी वही किया गया। अच्छा देखिए साहब, अभी बिल्कुल किया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर द कम्युनल द पार्टी है, तो लगातार हर एक इलेक्शन में ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आ चुके हैं। 2019 ये जो पार्लियामेंट इलेक्शंस में सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी, अगर वो सेम थिंग ये जो कम्युनल पार्टी का एक कुछ आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में 100% वो तो सत्ता में नहीं आ सकते ना, तो कांग्रेस पार्टी आ सकता है या दूसरा पार्टी। अभी तेलंगाना में देखिए साहब, तेलंगाना में दुब्बाका इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी आ गया, म्युनिसिपल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी आ, और खासकर केटीआर और केसीआर ने इतना साफ बताया कि आप जरा खाप देख रहे हैं कि म्युनिसिपल इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ सिंगल डिजिट हो रहा। आप अगर रिकॉर्ड देखिए उसमें साफ साफ रहा था। अभी नागार्जुन सागर इलेक्शंस में, वरंगल म्युनिसिपल इलेक्शंस में और खम्मम इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रिय हो गया कि नरेंद्र मोदी का जब ये जो ये स्कीम्स है, वो स्कीम्स अभी हर एक को सबके साथ सबके विकास जो बोलते हैं ना, सबको अभी इस स्कीम्स में फायदा हो रहा है। वो उसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट, क्रीड, रिलीजन ऑल्सो। तो ये सब डायरेक्टली नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट से आ रहा है, तो केसीआर का गवर्नमेंट से। ये कम्युनल बात करना का ये जो अभी आप एक जस्ट एग्जाम्पल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कम्युनल से कहां पर जीता है? तो कम्युनल से कहां पर जीता है आप जरा बोलिए। पार्लियामेंट इलेक्शंस में वेस्ट बंगाल में 18 सीट्स भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है। अब जो उधर जो असेंबली इलेक्शंस, अब जो चुनाव होने वाला है अभी वेस्ट बंगाल में, उधर भी अभी भारतीय जनता पार्टी का रोज एकदम लोकप्रिय हो गया है। महाराष्ट्र में भी ऐसे है, और खासकर किसानों का ये जो स्कीम चल रहा है, ये जो फार्मर्स का एजुटेशन चल रहा है, वो सिर्फ 2 ही स्टेट में चल रहा है, एक हरियाणा और एक पंजाब। चलिए, हमारे साथ भानु प्रसाद राव टीआरएस लीडर भी जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल करेंगे। भानु प्रसाद, लगातार बीजेपी ये इल्जाम लगा रही है कि कल जो आपके सीएम ने ऐलान किया, तेलंगाना के सीएम ने ये ऐलान किया कि अगले 10 साल तक मैं सीएम बना रहूंगा, इस पर बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि सीएम जो है डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं। बीजेपी के लिए कुछ पिछले 6 साल में तेलंगाना फॉर्मेशन होने के बाद आज तक बीजेपी के पास एक भी ऐसा लफ्ज नहीं आ रहे बीजेपी की तरफ से कि हम तेलंगाना के लिए ये काम करें सर, हम तेलंगाना के गवर्नमेंट के लिए, तेलंगाना के अवाम के लिए ये काम, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये काम करें सर। ऐसा कभी आप सुना है कि कोई लीडर बीजेपी का, शायद चाहे वो बीजेपी का राष्ट्र अध्यक्ष हो, चाहे बीजेपी की तरफ से केंद्र मंत्री जी हो या कोई वरिष्ठ नेता हो, जो कभी किसी ने कहा हम तेलंगाना के लिए ये करे सो है, तेलंगाना आवाम के लिए ये करे सो है, ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। ना ITIR के लिए फंड्स दिए, ना कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसा प्रोजेक्ट के लिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के लिए कोई पैसे नहीं दिए, ना तो मिशन भगीरथा जो पीने का पानी है, देश में पहली बार जो है हर एक आदमी को पीने के लिए एक अच्छा पानी देने का जो इंतजाम यहाँ पे तेलंगाना में किया गया, उसके लिए एक पैसे नहीं दिए।
अब नहीं, सवाल ये पैदा हो रहा है कि केटीआर को जिम्मेदारी देने के लिए सीएम डर क्यों रहे हैं, पीछे क्यों हट रहे हैं? अभी तक लगातार ये बात हो रही थी कि केटीआर को एक अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, सीएम भी बनाया जा सकता है, लगातार ये खबरें आ रही थी, लेकिन अब ये पीछे कदम क्यों हटाया जा रहा है? नहीं, कुछ लोग ऐसा सोच रहे कि ओके, कुछ पार्टी में जो है अलग अलग विचार, अलग अलग सोच, अलग अलग विचार रहते हैं, मगर किसी का सोच अलग होगा। मगर क्या है, जब कौन सीएम होना, कौन सीएम नहीं रहना, ये तय कोई एक आदमी नहीं कर सकते। ये तय करने के लिए पूरा लेजिस्लेटिव पार्टी है, हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी तय करेगा। कल आपकी मीटिंग हुई, कल मीटिंग में क्या कुछ लोग ऐसे थे जो तैयार नहीं थे केटीआर को सीएम बनाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा अगर अध्यक्ष जी जो है किसी का भी बोले तो एक ही मिनट में हम सब लोग तैयार है, न एक भी हमारा अध्यक्ष का जो है अगेंस्ट करने वाला हमारा पार्टी में नहीं है। हमारा अध्यक्ष जी का जो कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव जी का जो बात है, उनके मुंह से अगर एक बात निकला तो उसके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये बात साबित हुआ, एक बार नहीं 10 बार साबित हुआ। आप सब लोग एमएलए को रिजाइन करो बोले तो एक ही दिन में पूरा एमएलए रिजाइन कर दिए। आप सब लोग एमपी को रिजाइन कर दिए बोले तो एक ही दिन में रिजाइन कर दिए। आप सब लोग मिनिस्टर को रिजाइन कर दो बोले तो एक ही दिन में रिजाइन कर दिए। ये पार्टी है टीआरएस जो है कोई अपना सीट पे पकड़ के बैठने वाला नहीं है। हम आम आदमी के लिए काम करने वाले हैं। हम इस तेलंगाना को लाने में, तेलंगाना को एक स्टेट बनाने में जो है टीआरएस पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, ये भी इल्जाम रहा है टी हरीश राव से बगावत की कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी। अगर केटीआर को सीएम बनाने की बात होती है तो हरीश राव बगावत कर सकते हैं। ऐसा तो अब बोलना तो बहुत लोग अलग अलग बोलते रहते, मगर हरीश राव जी खुद जो है केसीआर जैसा बोलेंगे वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। और मेरा जो जन्म हुआ इस पार्टी में, अंत तक मैं इसी पार्टी में रहूंगा, ऐसा स्टेटमेंट स्वयं हरीश राव जी ने दिए तो है बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार दिए तो है। केसीआर जी का जो बात है वो बात को टालने का कोई भी चांस नहीं है बोल के बोले तो है। उन्होंने भी कोई ऐसा कोई नहीं है पार्टी में जो केसीआर जी का बात को टाल सकते। लो गयूर साहब, आपसे एक सवाल यहाँ पे ये करना चाहूँगा, किसी का बेटा अब तक तेलंगाना में सीएम नहीं बना। जब तेलंगाना आंध्रा एक थे, मुत्तहिद थे, उस वक्त भी नहीं बना। हालांकि जगन मोहन रेड्डी बने, लेकिन आंध्रा अलग होने के बाद वो बने हैं। सेक्रेटरिएट को भी मुनज़्ज़म किया गया, उसके पीछे भी यही रीजन बताया जा रहा था कि कुछ इस तरह का वास्तु का मसला आ रहा है। तो क्या वाकई इस तरह की कोई बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी जो है सीएम बनने के लिए ये जितनी भी बातें हैं ये पब्लिक के माइंड में मीडिया और वेस्टेड इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स वो लोग ये बिठाते हैं, ये वैसी बातें हैं। वरना केसीआर साहब को अपने बेटे को बनाने के लिए सेक्रेटेरिएट तोड़ेंगे, वरना नहीं तोड़ते थे और वहां नहीं बनाते थे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जिस वक्त डेवलपमेंट जो चीज होती है उसके अंदर नए लगातार ये खबरें चल रही थी, ऑफिस स्पेस को भी बनाना होता है। लेकिन जी ये लगातार खबरें जो है चल रही थी, उसमें से कोई भी जिम्मेदार आदमी टीआरएस पार्टी का नहीं कह रहा था। ये लोग कह रहे थे। बाद वक्त तो ऐसा हो गया, ऐसा लगता है कि मीडिया को भी जो है वो दे दिया गया, असाइनमेंट दे दिया गया है कि बस इस बात को हाइप करते रहो। वैसे मैं पीछे जाकर एक बात उनका जवाब देना चाहता हूं कि बीजेपी कभी कम्युनल कलर के ऊपर जो है नहीं लड़ी, कम्युनल इश्यूज को नहीं उठाई। अमित शाह साहब ने क्या कहा था यहां आकर, क्या जरूरत थी वो कहने की कि निजाम कल्चर को भुला देंगे। अगर निजाम कल्चर को भुला देंगे तो निजाम के टाइम के ऊपर तो बहुत ज्यादा लोगों में आपसी मोहब्बत थी। लोग एक दूसरे को अपनी औलाद, अपनी माल, अपनी जायदाद, हर चीज से ट्रस्ट करते थे। एक दूसरे में इतना भाईचारा था। और हैदराबाद स्टेट बजाते खुद 1956 तक, आंध्र प्रदेश बनने तक हैदराबाद स्टेट सरप्लस स्टेट था। आज तेलंगाना का क्या हाल है, स्टेट का, महाराष्ट्र का क्या हाल है, सेंटर का क्या हाल है। हर हुकूमत, हर गवर्नमेंट, एवरी स्टेट, एवरीवेयर इज इन ह्यूज डेट एंड द पब्लिक इज गोइंग टू पे फॉर दैट। यानी आवाम को भुगतना पड़ेगा हायर टैक्सेस और हायर जो है एक्सपेंसेस करके उनको। तो ये कम्युनल इश्यू उठाने वाले जो लोग होते हैं वो लोग उन इश्यूज को उठाते हैं जो पब्लिक में पॉपुलर हो जा सकते हैं या उनके ऊपर ड्रमिंग आप कर सकते होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आप हकीकत में देखें तो 1770 से लेके 1948 तक मद्रास प्रेसिडेंसी में सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में 12 रेबिलियंस हुए, मगर उसके अंदर एक भी रेबिलियन हैदराबाद स्टेट के अंदर नहीं हुआ।
एक भी। लेकिन आप जो है रंपा रिवोल्ट जिसको कहते हैं, रंपा अपराइजिंग जिसको कहते हैं, वो सारे के सारे जो है या तो प्रेसिडेंसी एरिया में हुए, मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश इंडिया में, या फिर बड़े बड़ी जमींदारियों में हुए पेनिनसुलर इंडिया के अंदर। तो आप ये देखिए कि अगर किसी को बुरा बोल रहे हैं तो बोलने की कोई बेसिस है क्या आपके पास? अगर नहीं है तो वैसा मत कीजिए, राष्ट्र की बात कीजिए। जैसा अभी साहब ने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना के लिए क्या किया कि हम आपके लिए, आप हमारे लिए कुछ ना करें लेकिन हम आपके लिए ये करते हैं, ऐसी कोई बात एनवी सुभाष तेलंगाना के लिए नहीं हुई। तो आपकी पार्टी ने या आपकी सरकार ने या हमारी सरकार ने, मरकजी सरकार ने क्या कुछ किया है, ये सवाल आप पे उठ रहा है। आपने इस तरह का कुछ भी नहीं किया जो तेलंगाना को आपने दिया हो, सवाल उठ रहा है। देखिए साहब, मैं अभी दोनों के लिए मैं जवाब दूंगा। पहले टीआरएस का वरिष्ठ नेता जो भानु प्रकाश जी हमारा अच्छा मित्र है, वो क्या बोल रहा है कि केसीआर के जो एमएलए है या एमपी है या मिनिस्टर है, वो केसीआर कभी भी बोले तो वो रिजाइन करने का रेडी हो गया। और एक चीज क्या है कि टीआरएस पार्टी इतना इंडिसिप्लिन्ड पार्टी है, जो उनका मुख्यमंत्री और उनका जो अध्यक्ष वो जो होने के बाद भी ये जो जिम्मेदार आदमी है, जैसा एमपीज, एमएलएस और मिनिस्टर्स भी जाके केटीआर को बधाई दी है। बोलो तो उसमें साफ साफ क्या बताया जाता है कि वो एक इनएफिशिएंट और इनकॉम्पिटेंट और इनडिसिप्लिन पार्टी है। उसके बाद अभी साहब क्या बोल रहा है, अभी दोनों नेता क्या बोल रहा है कि तेलंगाना को भारतीय जनता पार्टी क्या दिया है, क्या देना है बोलिए आप। सड़कों के लिए 48,000 करोड़ दिए हैं, रेलवे लाइन्स के लिए, एमएमटीएस के लिए। आज भी हमारा जो किशन रेड्डी साहब है, जो एमओएस होम है, तो केंद्रीय मंत्री है, वो साफ साफ केसीआर को लेटर लिखा है, अरे भाई आप एमएमटीएस को शुरू करो। अपना हैदराबाद से जो भुवनगिर, जो यादगिरी को जो एमएमटीएस का सैंक्शन भी हुआ था, उसके लिए आप जरा लैंड एक्विजिशन करो, हम लोग सैंक्शन करने के लिए भी देते हैं। निजाम्स अपना एम्स इंस्टीट्यूट दिए हैं और ट्राइबल यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री जो काजीपेट में बनाने का भी जो फैसला किया है, आज तक तेलंगाना सरकार ने जमीन नहीं दिया है। और जब भी पूछे तो क्या बोलता है, वो जो कोर्ट केसेस में है। ऐसा ये सब देने के बाद मिशन भगीरथ को पैसे दिए हैं, कालेश्वरम को डीपीआर अपना सबमिट करिए, फिर हम उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। और 15th फाइनेंस कमीशन जो साफ साफ रिपोर्ट क्या दिया है कि तेलंगाना सरप्लस स्टेट से आंध्र प्रदेश डेफिशिएंट स्टेट। केसीआर ने लगातार कभी भी कंसिस्टेंटली क्या बोल रहा है कि अपना तेलंगाना में सरप्लस स्टेट है। फिर उसके बाद अपने को जम्मू एंड कश्मीर भी और एक स्टेट हो गया है। डेवल्यूशन ऑफ फंड्स के लिए 42% से 41% किया गया, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सभी लोगों को, सभी राज्यों को सब कुछ देना पड़ता है। चलिए, बिल्कुल सभी राज्यों को सब कुछ देना पड़ता है। भानु प्रसाद, आपसे एक सवाल ये है कि बीजेपी ने लंबी फहरिस्त आपको सुना दी कि इतना इतना हमने आपके स्टेट के लिए किया है। अब इलेक्शन आने वाला है तो कितनी तैयार है पार्टी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी अपने कदम बढ़ा रही है, जिस तरह से बीजेपी के बड़े लीडरों के दौरे हो रहे हैं, टीआरएस कितना तैयार है आने वाले चुनाव के लिए? भानु प्रसाद से हमारा शायद राब्ता टूट गया है। गयूर साहब, आपके पास आना चाहूंगा। बंगाल में इलेक्शन है, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी ममता बनर्जी के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, पार्टी में शामिल करने की बात हो रही है। तेलंगाना में भी इस तरह की खबरें आ रही है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि टीआरएस के कई लीडर हैं जो हमारे संपर्क में, जो हमारे कॉन्टेक्ट में हैं। तो क्या जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा बीजेपी यहां पर भी इस तरह के गेम कर सकती है? जी, अडल्ट फ्रेंचाइज इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का ये एक ड्रॉबैक है, एक इनहेरेंट फ्लॉ है इसके अंदर, कि लोगों को बड़े आराम से एक दूसरे से दल बदलने में बड़ी आसानी होती है, और अपॉर्चुनिस्ट लोग हर दौर पे हमेशा हर पार्टी में रहे हैं।
लेकिन ये गवर्नमेंट की कमी है, ये लेजिस्लेशन की कमी है कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ऐसी चीजें रखी गई हैं कि मौका लोगों को फराहम होता। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने टाइम पर ऐसे लकूने रखती है जो सिर्फ पार्टी इन पावर को फायदा पहुंचा सकती। जब एंटी डिफेक्शन लॉ बना था कांग्रेस के टाइम पर, उस वक्त उन लोगों ने रखा था कि नॉट लेस देन 33% ऑफ द सिटिंग एमएलएज इफ दे कैन फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप एंड दिस एंड दैट। दिस वाज ओनली टू फेवर द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। ये बदनीयती है, ये आवाम के साथ एक तरह का धोखा है इस तरह करना। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को एकदम एम्फेटिक और क्लियर रहना चाहिए कि कोई अगर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा, नेक्स्ट इलेक्शन के बाद उसको जो है आना पड़ेगा। ये बिल्कुल। भानु प्रसाद हमारे साथ एक बार जुड़ चुके हैं, वक्त की कमी है। भानु प्रसाद, आपसे एक सवाल, बीजेपी जिस तरह से कदम बढ़ा रही है तेलंगाना में, किस तरह से आपकी पार्टी तैयार है आने वाले इलेक्शन के लिए? हमारा पार्टी जो है पिछले 6 साल से तेलंगाना में इतना काम करे सो है, ये डेवलपमेंट के इसमें हो या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर डिफरेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में भी हम लोग कामयाब हो गए सो। आवाम लोगों को मालूम है कि केसीआर जी के नेतृत्व में जो है यहाँ पे किस तरह का काम इस राष्ट्र में तेलंगाना में हुआ ये पिछले 6 साल में, ये पूरा मालूम है लोगों को। और कोई एक सुबह का इलेक्शन में काम किया वो आवाम के सामने है और इंतखाबात के वक्त इसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इनामुर रहमान गयूर साहब, एनवी सुभाष और भानु प्रसाद राव हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदाब।